हेलो, नमस्ते, कैसे हो आप सब? तो स्वागत है आपका एनसीईआरटी का ज्ञान क्लास 9th एंड 10th इस चैनल में। और इस चैनल में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अवर एनवायरनमेंट के बारे में। और एनवायरनमेंट जो है वो क्लास 10th का सीबीएसई का चैप्टर है, ठीक है? इसको एनसीईआरटी के थ्रू हम पढ़ेंगे। आपको पता है लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और समझते हुए चलेंगे विद जो उसके अंदर वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं ना, एक्टिविटीज, उसको भी देखेंगे, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं अवर एनवायरनमेंट की। अब मतलब मैं अपने तरीके से शुरू करता हूँ। तो वेलकम बैक गाइस, आज हम क्लास 10 साइंस के चैप्टर 13 का पार्ट 1 पढ़ेंगे, ठीक है? तो पार्ट 1 हमारा क्या है? अवर एनवायरनमेंट, ठीक है? मतलब पार्ट 1 कह रहा मैं। चैप्टर का नाम क्या है? अवर एनवायरनमेंट। तो होता क्या है एनवायरनमेंट? इट इज अ कॉम्प्लेक्स डायनामिक सिस्टम, ठीक है? ये क्या है? कॉम्प्लेक्स डायनामिक सिस्टम है ऑफ सराउंडिंग लिविंग कंपोनेंट्स, ठीक है? क्या क्या बोला मैंने? इट इज अ कॉम्प्लेक्स डायनामिक सिस्टम ऑफ सराउंडिंग लिविंग कंपोनेंट्स। लिविंग मतलब बायोटिक कंपोनेंट्स, जिसमें प्लांट, एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सब आ जाते हैं। और नॉन लिविंग जो एबायोटिक कंपोनेंट कहलाता है, जिसमें एयर, वाटर, सॉइल ये सब आ जाते हैं। तो जब बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट मिलता है तो ये बनाता है इन्वायरमेंट को, ठीक है? तो जैसे मैं अपने आसपास देख लेता हूँ भाई, अपने इन्वायरमेंट को देख रहा हूँ मैं, तो मैं क्या हूँ? जिंदा हूँ, लिविंग हूँ। मेरे आसपास कुछ नॉन लिविंग चीजें हैं, जैसे हवा। अब मैं सांस ले रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? इंटरेक्ट कर रहा हूँ। मतलब मैं क्या हूँ? बायोटिक कंपोनेंट हूँ, और मैं एबायोटिक के साथ क्या कर रहा हूँ? इंटरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? तो सांस ले रहा हूँ भाई, उसके अलावा मैं पानी पी रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। तो ये सब क्या हो गया? इंटरेक्शन हो गया एबायोटिक कंपोनेंट का, सॉरी बायोटिक कंपोनेंट का, मतलब बायोटिक कंपोनेंट का एबायोटिक कंपोनेंट के साथ। तो ये इंटरेक्शन जो होता है, इसकी वजह से क्या बनता है? इन्वायरमेंट बनता है, ठीक है? अब इन्वायरमेंट अलग अलग टाइप के होते हैं, वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो चलो शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन। तो यहाँ पे क्या है? वी हैव हर्ड द वर्ड इन्वायरमेंट ऑफन बीइंग यूज्ड ऑन द टेलीविजन। इन्वायरमेंट वर्ड हमने कई बार सुना है, ये टेलीविजन में, न्यूज़पेपर में, और हमारे आसपास के जो लोग हैं वो भी इन्वायरमेंट की बात करते हैं। हमारे जो एल्डर है, ठीक है, वो क्या बोलते हैं? जो इन्वायरमेंट है इज नॉट व्हाट इज यूज्ड टू बी अर्लियर। जैसा पहले इन्वायरमेंट था, आज वैसा इन्वायरमेंट नहीं है। अदर सेज दैट वी शुड वर्क इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट, है ना? कुछ बोलते हैं ऐसे। ग्लोबल सबमिट मतलब जिसमें बहुत सारी कंट्रीज के जो लीडर होते हैं वो आके मिलते हैं, ठीक है? तो जो ग्लोबल सबमिट होता है उसमें क्या होता है? इन्वॉल्विंग द डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों आती हैं, आर रेगुलरली हेल्ड टू डिस्कस इन्वायरमेंटल इश्यूज। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, जैसे क्या इशू है? ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है? तो ग्लोबल वार्मिंग एक इशू हो गया। तो कई सारे जो इन्वायरमेंटल इश्यूज होते हैं, उसके लिए यहाँ पे क्या होता है? डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के जो लीडर्स हैं वो मीटिंग करते हैं कि हम कैसे अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं, ये जो पॉल्यूशन हो रहा है इन सब चीजों से। तो इन दिस चैप्टर वी शैल बी स्टडिंग हाउ वेरियस कंपोनेंट इन द इन्वायरमेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर। पहले हमें क्या समझना है कि इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट, ये आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, एंड हाउ वी इम्पैक्ट द इन्वायरमेंट। भाई हमारी एक्टिविटीज, इंसानों की एक्टिविटीज कैसे हमारे इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट कर रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये सोचना क्या है इसमें? ह्यूमन की जो एक्टिविटीज है उसकी वजह से क्या है? बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो रही है, ठीक है, इन्वायरमेंट में। भाई जंगल कट रहे हैं, जिस स्पीड से जंगल कट रहे हैं उस स्पीड से हम पेड़ थोड़ी ना लगा रहे हैं। तो पेड़ों की कमी होगी तो प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी। ठीक है? तो अब हमें समझना है इको। तो मुझे खांसी हो रही है, तो इसे इग्नोर करना प्लीज। इकोसिस्टम, ठीक है? इकोसिस्टम क्या है और इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो ऑल ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग, as well as physical surrounding interact with each other and maintain a balance in the nature। सही बात है, बहुत ओपन तरीके अगर आप सोचो तो प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग या उनके आसपास का जो फिजिकल सराउंडिंग है, फिजिकल सराउंडिंग में पानी, हवा, है ना, खाना, ये सब आ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है? एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है हमारा, और हम क्या बनाते हैं? नेचर में एक बैलेंस बना के रखते हैं। जैसे मुझे खाने के लिए प्लांट और एनिमल दोनों पे डिपेंड है, ठीक है? तो हम उससे इंटरेक्ट हो रहे हैं। प्लांट जो हो रहा है वो क्या कर रहा है? एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट है, क्योंकि प्लांट क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस करके
एनर्जी बना रहा है। तो सब एक दूसरे के साथ क्या है, इंटरैक्टेड रहते हैं और नेचर में एक बैलेंस बना रहता है। अभी सोचो प्लांट हट जाए, प्लांट खत्म हो जाए दुनिया से, तो ये बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। अब प्लांट खत्म हो जाएंगे तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ये आएगा कि ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, क्योंकि ऑक्सीजन कौन देता है, प्लांट। उसके अलावा प्लांट और क्या करता है, प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है और हमारे लिए खाना बनाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ये बैलेंस बना हुआ है और ये बैलेंस ही इकोसिस्टम मतलब इन्वायरमेंट को बनाता है। अब यहाँ पे क्या है, ऑल द इंटरएक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विद अ नॉन लिविंग कंस्टिट्यूट ऑफ इन्वायरमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम बेसिकली क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर एरिया, जैसे इकोसिस्टम कुछ भी हो सकता है यार, इकोसिस्टम एक पूरी दुनिया भी हो सकती है। आप बहुत बड़ा इकोसिस्टम ले लो तो पूरी दुनिया एक इकोसिस्टम है। बट लेकिन छोटे छोटे इकोसिस्टम का एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे खेत है, खेत हो गए भाई, तो खेत जो हो गए वो क्या हो गया, वो भी एक इकोसिस्टम है। तो वो इकोसिस्टम है, तो इकोसिस्टम में क्या होता है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, जिसमें नॉन लिविंग कंपोनेंट जो होते हैं वो लिविंग कंपोनेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम, ठीक है। जैसे मैं एक और इकोसिस्टम का एग्जांपल देता हूं, जैसे हो गया एक्वेरियम। अब भाई एक्वेरियम भी एक इकोसिस्टम है, वहां पे आप देख रहे हो लिविंग चीजें भी हैं, नॉन लिविंग चीजें भी हैं, वो आपस में इंटरेक्ट कर रही है और एक बैलेंस बना रही है, और उसकी वजह से वो सब एक दूसरे के साथ मजे से रह रहे हैं, ठीक है ना, एक्वेरियम में। तो दस एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट। इकोसिस्टम के अंदर क्या आ जाते हैं, बायोटिक, बायोटिक जब भी आया वर्ड तो लिविंग, ठीक है, कंपेराइजिंग लिविंग ऑर्गेनिज, और एबायोटिक कंपोनेंट मतलब नॉन लिविंग, कंपेराइजिंग फिजिकल फैक्टर्स। एबायोटिक कंपोनेंट में टेम्परेचर आ जाएगा, रेनफॉल, विंड, सॉइल एंड मिनरल्स। अभी देखो ये जो चैप्टर है ना, ये बाकी चैप्टर से थोड़ा अलग है, हैं? थोड़ा ऐसे समझना आप कि यार ये चैप्टर ना अपने को पढ़ना जरूरी है, ये सरकार ने हमारी किताब के अंदर क्यों डाला है, ताकि हमें नॉलेज हो अपने इकोसिस्टम, अपने इन्वायरमेंट के बारे में, और हमारे दिमाग में ये आए कि हम कैसे, मतलब किन टेक्निक की मदद से हम अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं, या किन टेक्निक की मदद, किन प्रॉब्लम की वजह से जो है इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है, तो हम कैसे इसको बचा सकते हैं, बेसिकली हमें समझाने के लिए, हमारे दिमाग में डालने के लिए ये चैप्टर डाला हुआ है। अब तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, ठीक है, किताब को भी छोड़ दो। अभी तुम एक जगह हो रेगिस्तान में, ठीक है, रेगिस्तान में हो, तो रेगिस्तान में क्या है, टेम्परेचर का फंडा अलग है, पानी का फंडा अलग है, वहां बारिश ज्यादा नहीं होती है, और एक तुम वो जंगल में, जैसे मान लो कोई भी पर्टिकुलर इंडिया में जहाँ बहुत ज्यादा होता है, बारिश होती है, वहां चले जाओ। तो एक तरफ क्या है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, एक तरफ बहुत कम बारिश हो रही है। तो ये बारिश के ज्यादा और कम होने से ही फर्क पड़ जाता है। वहां पे कहीं पे रेत है तो कहीं पे बहुत घना जंगल है, तो वो डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा, बारिश की वजह से आ रहा। अब जहाँ बहुत ज्यादा ज्यादा घना जंगल होगा, वहां पे लिविंग ऑर्गेनिज ज्यादा अच्छे से रह पाएंगे, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज वहां पे बेटर तरीके से रह पाते हैं। दूसरा, इसके अलावा जहाँ पे बारिश नहीं होती है भाई, सूखा रहता है, रेगिस्तान रहता है, वहां पे पेड़ पौधे या एनिमल भी कम होंगे और उस टाइप के होंगे जो कम पानी में रह पाते हैं, ठीक है। थोड़ा मैं इधर उधर की बकवास हो सकता है तुम्हें लग रहा हो क्या बोल रहे हैं, बट लेकिन ये थोड़ा समझने वाली बात है, ठीक है। जैसे कैक्टस है, कैक्टस आपको मेनली कैसी जगह पे मिलता है, रेगिस्तान वाली जगह पे, क्योंकि वहां पे पानी की कमी होती है, और कैक्टस जो होता है वो ऐसी जगह पे अपने आप को रख पाता है, अडेप्ट हो पाता है, वो बिना कम पानी के भी जिंदा रह सकता है। तो डिफरेंसेस आ जाते हैं, आप समझ रहे हो ना, जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको बनाने के लिए सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, जैसे रेन फॉल हो गया, सॉइल, मिनरल, टेम्परेचर, विंड, ये सब, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल इफ यू विजिट अ गार्डन, यू विल फाइंड डिफरेंट प्लांट्स, जैसे कि ग्रासेस हो गए, ट्री, फ्लावर बियरिंग प्लांट जैसे रोज, जैस्मिन, सनफ्लावर हो गया। इसके अलावा एनिमल्स हो गए, फ्रॉग, इंसेक्ट और बर्ड्स, है ना। तो आप गार्डन में जाओगे तो सब चीजें दिखेंगी। ऑल दीज लिविंग ऑर्गेनिज इंटरेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एंड देयर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड अदर एक्टिविटीज आर अफेक्टेड बाय द एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। तो वो जैसे गार्डन है, वो एक इकोसिस्टम है। अब वहां पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनकी ग्रोथ, उनका रिप्रोडक्शन, या उनकी और जो एक्टिविटीज है, वो डिपेंड करती है एबायोटिक कंपोनेंट पे, मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट पे, जैसे बारिश पे, सॉइल पे, टेम्परेचर पे, है ना, इन सब चीजों पे डिपेंड करती है। सो अ गार्डन इज एन इकोसिस्टम, गार्डन भी एक इकोसिस्टम है। अदर टाइप ऑफ इकोसिस्टम आर फॉरेस्ट, पॉन्ड्स एंड लेक्स। दीज आर नेचुरल इकोसिस्टम, ये तो नेचर ने बना रखे, तो नेचुरल हो गए। वाइल जो गार्डन्स होते हैं या क्रॉप फील्ड होती है, वो ह्यूमन मेड होते हैं, मतलब वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं,
आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होते हैं जिनको ह्यूमन ने बनाया रहता है, ठीक है? तो इकोसिस्टम बेसिकली तुम ये समझ गए होंगे जहाँ पे इंटरेक्शन होता है बायोटिक कंपोनेंट का एबायोटिक कंपोनेंट के साथ। अब एक एक्टिविटी देख लेते हैं 13.1, ठीक है? आपने एक्वेरियम तो भाई सबने देखा है एक्वेरियम, है ना? तो डिजाइन करने के लिए बोल रहा है वो एक एक्वेरियम को बनाते हैं। वैसे एक्वेरियम मुझे तो पसंद नहीं है। क्यों नहीं है यार? उसमें क्या है, मछलियाँ ना उतने छोटे से एरिया में ही घूमती रहती हैं। तो वो थोड़ा अजीब-सा लगता है, मतलब किसी को बाँध के रखते हैं तो, ठीक है? तो पर्सनली मुझे सही मज़ा नहीं आता। तो एक्वेरियम है, उसको बनाने के लिए बोल रहा है। तो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड व्हेन वी क्रिएट एन एक्वेरियम? भाई दिमाग में कुछ तो होना चाहिए ना एक्वेरियम बनाने के लिए। तो फिश है, वुड नीड अ फ्री स्पेस फॉर स्विमिंग। अब एक्वेरियम बड़ा तो बनेगा ही, छोटा सा तो बनेगा नहीं। बड़ा बनेगा जहाँ पे मछली जो है वो अपना तैर पाएगी। इट कुड बी अ लार्ज जार ले लो, ठीक है? उसके अलावा क्या चाहिए? वाटर चाहिए। पानी तो चाहिए ही, ऑक्सीजन चाहिए और खाना चाहिए, ठीक है? तो ऑक्सीजन किससे मिलता है? ऑक्सीजन पंप से। जो एरेटर लगा रहता है ना, आपने देखा भी होगा, वो ऐसे करके रहता है वो, हवा छोड़ता है वो ना, ठीक है? और फिश फूड जो है वो मार्केट से मिल जाता है, जिसको ऊपर से ऐसे-ऐसे डालते हैं। ये हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ तो लेके आ जाएँगे। इफ वी ऐड अ फ्यू एक्वाटिक प्लांट्स, अब मुझे उसमें कुछ एक्वाटिक प्लांट्स भी डालने हैं और एनिमल्स भी डालने हैं। इट कैन बिकम अ सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम। अब आप बात को समझो। एक आपने एक्वेरियम बना रहे हो, ठीक है? एक्वेरियम एक्चुअल में क्या है? मैन मेड इकोसिस्टम है। तो उसके अंदर आपने एक्वाटिक प्लांट्स डाल दिए। अब वो एक्वाटिक प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करेंगे। फोटोसिंथेसिस करके वो क्या कौन सी गैस छोड़ेंगे? ऑक्सीजन, ठीक है? उस ऑक्सीजन को कौन लेंगे? ये एनिमल्स ले लेंगे, फिश ले लेंगी। फिर फिश क्या छोड़ेगी या वो एनिमल्स क्या छोड़ेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। उस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ले लेगा? एक्वाटिक एनिमल्स ले लेंगे। तो एक तरीके से क्या होगा? सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम हो गया, मतलब खुद से अपना काम करता रहेगा। समझ गए ना? तो कैन यू थिंक हाउ दिस हैपन? ये हमने डिस्कस कर लिया। एन एक्वेरियम इज एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। सही है, ह्यूमन मेड इकोसिस्टम है। कैन वी लीव द एक्वेरियम एज सच आफ्टर वी सेट इट अप? अब मैंने बढ़िया से इकोसिस्टम बना दिया, उसको वैसे ही छोड़ दूं मैं? तो क्या मैं छोड़ सकता हूं? नहीं। वाई डज इट हैज टू बी क्लीन वंस इन अ वाइल? उसे सफाई करना जरूरी है। सफाई क्यों करना जरूरी है? जो आप खाना डाल रहे हो सकता है वो खाना डिकम्पोज हो जाए, खराब हो जाए, वो वहीं पे पड़ा रहे। थोड़ा बहुत मतलब खाना तो खा लेगी मछलियां, बट कुछ खाना इधर उधर गिर गया। उसके अलावा क्या है, कोई मछली मर जाएगी तो वो डिकम्पोज होगी वहां पे, उसको उसकी सफाई करना ज़रूरी है, उसको हटाना ज़रूरी है। उसके अलावा क्या है, कोई पेड़ पेड़ तो नहीं, पेड़ कहाँ से डालेंगे? कोई प्लांट प्लांट आप वहाँ पे लगाया था, वो मर गया, है ना? तो उसकी सफाई करना ज़रूरी है। तो बेसिकली क्या है, जो ये ह्यूमन मेड इकोसिस्टम आपने एक्वेरियम बनाया ना, इसकी एक टाइम पे सफाई करना भी ज़रूरी होता है। डू वी हैव टू क्लीन पॉन्ड्स और लेक्स इन अ सच अ मैनर? तो वो जो पॉन्ड्स और लेक्स होते हैं, क्या उनकी भी सफाई करना ज़रूरी है? नहीं, वो क्या होते हैं? सेल्फ सस्टेनेबल होते हैं। बेसिकली वो क्या करते हैं? सेल्फ सस्टेनेबल का मतलब है वहाँ पे क्या होते हैं? डिकम्पोज़र्स रहते हैं। डिकम्पोज़र जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, बैक्टीरिया करते हैं वहाँ पे, अब जो भी मर गया उन्हें खा जाते हैं, मतलब डिकम्पोज़ कर देते हैं, ठीक है? तो व्हाई और व्हाई नॉट ये हमने देख लिया। तो अब आगे देखते हैं। वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस क्लास 8th में शायद, दैट ऑर्गेनिज कैन बी ग्रुप्ड एज प्रोड्यूसर्स। ऑर्गेनिज के अंदर क्या आते हैं? प्रोड्यूसर्स आ जाते हैं। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? मैं यहीं पे बताते हुए चलता हूँ। प्रोड्यूसर्स होते हैं जो कि प्लांट होते हैं, बेसिकली जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उन्हें उन्हें बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर कौन होते हैं? जो उन प्लांट्स को खाते हैं। डिकम्पोजर्स कौन से होते हैं? जैसे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो वो सड़ने लगता है ना, खराब होने लगता है, ब्रेक डाउन होने लगता है उसका, तो वो सब कौन करते हैं? डिकम्पोजर्स। तो अकॉर्डिंग टू द मैनर in which they obtain their substances from the sorry their sustenance from the environment। अब देखो, ये एक प्लांट है, ये फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस करके क्या बनाएगा? ग्लूकोज। ये हमने पढ़ा है, ग्लूकोज बनाएगा। फिर क्या है, ये ग्लूकोज जो है किसके लिए हो जाएगा? कंज्यूमर के लिए। कंज्यूमर में मैं यहाँ पे ले लेता हूँ हिरन, ठीक है? फिर थोड़ा-सा ऐसे ही बना देते हैं। ये हो गया हिरन, ठीक है? इस हिरन ने क्या खाया? प्लांट को खाया। अब इस हिरन को कौन खाएगा? टाइगर, ठीक है? टाइगर खाएगा। और टाइगर एक बार के लिए मर गया जैसे, तो उसका डिकम्पोज़िशन कौन करेंगे? डिकम्पोज़र्स। तो आप बात समझ रहे हो ना? ये हो गए प्रोड्यूसर्स, ठीक है? प्रोड्यूसर कौन हो गया? प्लांट। ये जो क्या बोला मैंने?
बकरी। ये जो बकरी है, ये क्या हो गई? कंज्यूमर। और टाइगर भी क्या हो गया? कंज्यूमर। बट एक चीज यहां पे ध्यान रखना, यहां पे जाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर मतलब जो पहला कंज्यूमर यहां पे है, पहला कंज्यूमर कौन है? बकरी, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन हो गया? टाइगर। तो ऐसे ही क्या होता है, टाइगर को भी अगर कोई खा ले तो वो टर्शरी कंज्यूमर हो जाता है बेसिकली। तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन होता है? जो प्लांट को खाता है। और सेकेंडरी कंज्यूमर जो होता है, जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाता है, उसके बाद डिकम्पोजर आ जाते हैं, हमने देख लिया। तो लेट अस रिकॉल व्हाट वी हैव लर्न थ्रू द सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम क्रिएटेड अस अबव। तो हमने ऊपर बनाया था ना, वो क्या बोलते हैं, एक्वेरियम, ठीक है। तो विच ऑर्गेनिस्ट कैन मेक organic compounds like sugar and starch from inorganic substances using the radiant energy of the sun in the presence of chlorophyll। तो वो कह रहा है भाई, कौन बेसिकली फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं या कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं फूड को बाय फोटोसिंथेसिस। ये एक कैटेगरी के अंदर आते हैं जिन्हें बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर्स कौन हो गए? जो फोटोसिंथेसिस करें करेंगे। ठीक है, एक बार ये मैं चेक करता हूँ, मैंने ये यहाँ पे 2 लाइट लगा रखी है, ये भी जलाता हूँ। अब ठीक है क्या? पीला-पीला लग रहा है थोड़ा। ठीक है, मैं बंद कर दिया। ओके, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो प्रोड्यूसर तुम समझ गए क्या होते हैं। देन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर सब्सटेंसेस। अब कुछ ऑर्गेनिज क्या होंगे, या तो डायरेक्टली डिपेंड होंगे प्रोड्यूसर पे, या इनडायरेक्टली। अब डायरेक्टली कौन डिपेंड था? ये जो हिरन था, हिरन जो है डायरेक्टली डिपेंड है प्रोड्यूसर मतलब प्लांट पे। और टाइगर जो है वो इनडायरेक्टली डिपेंड है, क्योंकि टाइगर डायरेक्टली प्लांट को नहीं खा रहा, बट वो किसे खा रहा है? हिरन को खा रहा। और हिरन जो है वो पेड़ को खा रहा है। तो टाइगर इनडायरेक्टली डिपेंड है, और जो बकरी है वो डायरेक्टली डिपेंड है, ठीक है। तो दीज ऑर्गेनिज विच कंज्यूम द फूड produced either directly from the producer or indirectly by feeding on other consumer are the consumer। तो कंज्यूमर समझ गए ना कौन है? जो या तो डायरेक्टली प्लांट को खाएगा, या प्लांट को खाने वाले जानवर को जो दूसरा जानवर खाएगा वो भी कंज्यूमर है। अब कंज्यूमर जो होते हैं वो क्लासिफाई होते हैं वेरियस लेयर्स। हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स मतलब जो घास खाएंगे। कार्निवोर्स जो कि मीट खाएंगे। ओमनिवर्स जो कि दोनों को खाएंगे। और पैरासाइट्स कौन होते हैं? जो दूसरी की बॉडी में रहकर उससे न्यूट्रिशन लेते हैं, जैसे हमारे सिर में, मतलब किसी के सिर में जूं हो जाती है वो, ठीक है। कैन यू गिव एन एग्जांपल ईच ऑफ दीज कैटेगरी फॉर द कंज्यूमर? हाँ भाई, एग्जांपल तुम दे सकते हो। हर्बीवोर का एग्जांपल तुम दे दो, बकरी। कार्निवोर का शेर। ओमनीवोर का, ओमनीवोर का हम लोग भी तो ओमनीवोर ही होते हैं। ओमनीवोर का एग्जांपल वो भी है, कॉकरोच। फिर पैरासाइट, पैरासाइट निमेटोड होता है पैरासाइट, ठीक है। तो पैरासाइट दूसरे की बॉडी में रहकर उससे न्यूट्रिशन लेता है। चलो, अब इमेजिन द सिचुएशन वेयर यू डू नॉट क्लीन द एक्वेरियम एंड सम फिश एंड प्लांट्स हैव डाइड। भाई प्लांट और फिश जो है एक टाइम के बाद मरेंगे ही मरेंगे, उनकी लाइफ स्पैन है। तो आपने सफाई नहीं करी। हैव यू एवर थॉट व्हाट हैपेंड व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाइड? तो एक ऑर्गेनिज्म अगर मर जाता है तो क्या होता है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं, जिसके अंदर बैक्टीरिया या फंगाई आ जाते हैं, वो ब्रेक डाउन करते हैं डेड रिमेन्स को, मतलब जो डेड ऑर्गेनिक, डेड जो प्लांट्स है या एनिमल्स है, उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। एंड वेस्ट प्रोड्यूस्ड ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो ऑर्गेनिज्म से जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है या जो भी वो डेड रिमेन रहते हैं, उसका ब्रेक डाउन कर देते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन? बैक्टीरिया एंड फंगाई। These organisms are the decomposers। ये क्या होते हैं? Decomposers होते हैं। As they break down the complex organic substances। Complex organic substance मतलब जो किसी living organism का body बना है जिससे, तो वो body जब break down होगी तो वो क्या बना देगी? ब्रेक डाउन होकर सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो आप समझ रहे हो, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बॉडी बनी हुई है। इसको ब्रेक डाउन किया किसने? बैक्टीरिया और फंगाई ने। और ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस है, ये ब्रेक डाउन होकर क्या बन गया? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। और ये जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है मिट्टी में चले जाता है। मिट्टी में जाने के बाद क्या होता है? जो प्लांट्स होते हैं वो रूट के थ्रू इन्हीं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को लेते हैं, फिर फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं। What will happen to the garbage and dead animal and plant in their absence? अब मान लो डिकम्पोजर्स ही ना रहे हमारे इन्वायरमेंट से, तो भाई बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी ना। क्योंकि जो भी लोग मरेंगे या जो भी
एनिमल, प्लांट या जो भी ये मरेंगे, इनको एनवायरनमेंट से मतलब सफाई होनी चाहिए ना इनकी, तो सफाई करने के लिए कौन है? डिकम्पोज़र्स हैं। तो डिकम्पोज़ अगर हटा दोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। विल द नेचुरल रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल टेक प्लेस इवन एज़ डिकम्पोज़र्स आर नॉट देयर? तो क्या कोई नेचुरल रिप्लेनिशमेंट है सॉइल का? ये इंपॉर्टेंट है, देखो इस पॉइंट को समझना। अ, कैसे बताऊँ? जैसे मान लो ये है कोई एनिमल, ठीक है? ठीक है? ये एनिमल जो है, ये एनिमल मर गया, ठीक है? ये एनिमल मर गया। अब ये मर गया तो इसका जो भी मतलब ऑर्गेनिक मैटर जो इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट होगा, फिर सॉइल के अंदर जाएगा, फिर सॉइल में ये इनऑर्गेनिक मैटर चले जाता है, ऐसा होता है जनरली। बट मान लो यहाँ पे डिकम्पोजर नहीं है। अब अगर यहाँ पे डिकम्पोजर नहीं है तो क्या होगा कि इसका जो इनऑर्गेनिक मैटर है, इसके अंदर जितना भी वो ऑर्गेनिक मैटर इनऑर्गेनिक में ब्रेक डाउन होके मिट्टी में जाना चाहिए, वो मिट्टी में जाएगा नहीं। तो मिट्टी के अंदर जो ये नेचुरल रिप्लेनिशमेंट है, समझ रहे हो ना? मतलब जो नेचुरली जो ये न्यूट्रिएंट वापस मिट्टी में, जैसे बोलते हैं मिट्टी में मिल गया, तो वो मिट्टी में मिलना चाहिए। बट अगर डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो ये रिप्लेनिशमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है? देन आती है हमारी एक्टिविटी 3.2, 13.2। While creating an aquarium, did you take care not to put an aquatic animal which would eat other? सही बात है। मैं जब एक्वेरियम बनाऊंगा तो मैं एक ऐसा नहीं लूंगा ना, जैसे ये मैंने एक मछली ली, छोटी मछली, ठीक है? भाई मछली तो लेंगे ही, मछली ले ली मैंने। अब इस मछली को खाने के लिए मैं दूसरी बड़ी मछली उसमें नहीं डालूंगा। मतलब जो जनरली इस मछली को ये मछली खाती होगी, तो मैं इसको नहीं डालूंगा अपने एक्वेरियम में। क्यों डालूँगा? क्योंकि वो तो एक-दूसरे को खा जाएँगे। तो जब वो एक-दूसरे को खा जाएँगे तो जो हमारा बैलेंस बना हुआ है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा ना वो बैलेंस जो बना हुआ है। ठीक है? तो मेक ग्रुप एंड डिस्कस हाउ ईच ऑफ द अबव ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज़्म एंड डिपेंड ऑन ईच अदर। तो बेसिकली क्या होता है, जो एक्वेरियम रहता है उसमें भी क्या रहता है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोज़र्स, ये सब रहते हैं। While the aquatic organisms in order of who eat whom and form a chain of at least 3 steps। तो बेसिकली क्या हो गया ये, एक्वेटिक प्लांट हो गया, फिर स्मॉल फिश हो गई, फिर लार्ज फिश हो गई। वुड यू कंसिडर एनी वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू बी अ प्राइमरी इंपॉर्टेंस? तो इन सब में प्राइमरी इंपॉर्टेंस किसकी है? प्रोड्यूसर की। प्रोड्यूसर हो गए अपने एक्वेटिक प्लांट्स। क्यों? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करके आगे एनर्जी बनाते हैं। तो अगर ये प्लांट्स ही हट जाएंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हर कोई प्लांट पे डिपेंड है। ठीक है? इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं। तो इतना ही रहने देते हैं। आगे वीडियो में हम फूड चेन एंड फूड वेब के बारे में देखेंगे कि कौन किसको खाता है, कौन किसको खाता है। ठीक है? बेसिकली इसको पढ़ने से पहले मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फूड चेन क्या होता है? जिसमें इसने इसको खाया, इसने इसको खाया। फूड चेन ही हो गई। बट जब कई सारी फूड चेन आपस में मिल जाती है, मिक्स हो जाती है, तो उसे बोलते हैं फूड वेब। वो हम देखेंगे कैसे मिक्स हो जाती है, कैसे जुड़ जाती है। ठीक है? तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। इतना ही रहने देते हैं। बाय बाय। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।